नमस्कार, जय हिंद। आईएएस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्तों, हमने डिसाइड किया है कि आपके लिए घटना चक्र की सभी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल करवाएं, ताकि आपके जो बीपीएससी एग्ज़ाम आने वाले हैं और यूपीपीसीएस स्पेशली, दोनों को ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम के लिए आपका जो घटना चक्र की सीरीज़ होगी वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। और इसमें क्या होगा, आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको शॉर्ट में आपके लिए रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो इसी सीरीज़ में हमने अभी शुरुआत किया है पॉलिटी से रिलेटेड, और पॉलिटी का इसमें जो पहला चैप्टर है वो है भारत का संवैधानिक विकास। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आप अभी तक जैसे आपने हमें सपोर्ट किया है उसी तरीके से हमें आपका सपोर्ट मिलते रहना चाहिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल करवा सकें और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए बात करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास को, उसको हम 2 चरणों में देखने की कोशिश करेंगे। पहला चरण बनता है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, और दूसरा है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि आखिर इनको 2 चरणों में क्यों पढ़ा जाता है। देखिए, आप जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, भारत में आती है व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे करके उसने भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित कर लिया। अब देखिए, ये टाइम क्या है, 1600 के करीब में वो आती है भारत, और 1773 ईस्वी तक भारत में वो एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित कर चुकी होती है। और याद रखिए, ये वो टाइम वो है जब अमेरिका में वैसे में अमेरिकी क्रांति प्रारंभ हो रही है, ठीक है। और थोड़े ही समय बाद अमेरिका ब्रिटेन से पूरी तरीके से अलग हो जाता है, अर्थात आज़ाद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1765 64-65 के पास में बक्सर का युद्ध, और इन दोनों युद्धों से ब्रिटेन को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन 1770 में ही एक भीषण अकाल पड़ता है बंगाल में, जिस वजह से कंपनी के राजस्व में कमी आ जाती है, और उधर अमेरिका में भी आज़ादी की मांग शुरू हो जाती है, संघर्ष शुरू हो जाता है। फलतः जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके प्रॉफिट में बहुत कमी आ जाती है। इस वजह से इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट से 10 लाख पाउंड की ऋण की मांग किया। कितना? 10 लाख पाउंड की ऋण की मांग किया। और फिर क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में कैसे चल रही है। इसके जो कर्मचारी हैं वो तो इंडिया जाते हैं, और वो जब वापस आते हैं तो बहुत ढेर सारे पैसे लेकर के आते हैं, वो तो बहुत अमीर हैं, लेकिन ये कंपनी घाटे में कैसे चल रही है। तो वहाँ पर एक समिति, 2 समितियों का गठन किया जाता है, और उन समितियों के रिपोर्ट के आधार पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने डिसाइड किया कि ठीक है, हम आपको ऋण देंगे, लेकिन हम एक रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे। अब क्या होगा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर हमारा रेगुलेशन लागू होगा। और यहीं से 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश कैबिनेट भारत के मामलों में नियंत्रण करना शुरू कर देती है और ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशन स्टार्ट कर देती है। और याद रखें आप कि ये रेगुलेशन चलता है 1853 तक। इस समय तक संसद, ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशन लागू करती रहती है, और 1857 में विद्रोह होने के वजह से ये विद्रोह हो जाता है, और यहीं से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है, और 1858 से भारत में क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रम हो गया। अब यहाँ पर जरा हम देख लेते हैं कि 1773 से 1853 तक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट, 93 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ पर आप 4 चार्टर एक्ट देख रहे हैं, जो कि 20-20 साल का गैप है। 1793, 1813, 1833, 1853, ये 4 चार्टर एक्ट आए हुए हैं। चलिए अब डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या? बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कौन बनता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स
तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर वॉरेन हेस्टिंग्स है तो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी तो वही होगा। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आगे चलते हैं। और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की परिषद काउंसिल का गठन किया गया। और याद रखें आप कि ये जो गवर्नर जनरल है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन दोनों का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि जो कंपनी थी वो घाटे में क्यों चल रही थी, क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार पे बहुत ध्यान देते थे और वो कंपनी के व्यापार पे उनका ध्यान कम होता था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। चूँकि ये जो नोट्स है उसमें शॉर्ट में दिया गया है तो हम ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ मामलों में अधीक्षण करने का भी काम दे दिया गया। ठीक है, विशेष मामलों में, अभी सभी मामलों में नहीं दिया गया, विशेष मामलों में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीक्षण का भी काम दे दिया गया। और एक खास बात क्या है कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी कहाँ पर? कलकत्ता में। और फिर 1774 में उस सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना होती है और इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है? एलिजा इम्पे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश उसमें थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, ये तीनों नाम है उनके। ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है और 1774 में स्थापना होती है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत करिएगा बिल्कुल भी। और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। 1784 तक आते आते ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट का एक एक्ट बनाया जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये जो पिट्स नाम देख रहे हैं आप, ये पिट्स जो है वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये पिट्स आया है। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। क्या चीज़? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्या? देखिए, कोई भी कंपनी होती है उसके डायरेक्टर्स होते हैं जिसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस कंपनी के भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और ये कंपनी चलाती थी। लेकिन इस समय क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। ठीक है, और ये इसमें ब्रिटेन के जो मंत्री हुआ करते थे वो सब शामिल होते थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? और इसमें 6 मेंबर्स होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक तरफ तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का शासन है, किस पर? कंपनी पर। कंपनी पर एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और दूसरी तरफ कौन आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और ये कंपनी में द्वैध शासन खत्म कब होता है? कंपनी में द्वैध शासन खत्म होगा 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1858 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो कंपनी में द्वैध शासन 1784 से शुरू होता है वो ख़त्म कब होता है? 1858 के अधिनियम में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक खास बात और कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो अभी हमने देखा कि गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। ठीक है, 4 सदस्यीय। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसकी संख्या घटा करके 3 कर दी गई। ठीक है, जो काउंसिल है उसके मेंबर्स की संख्या घटा करके पिट्स इंडिया एक्ट के तहत घटा करके कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है लेकिन बताना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही अब ध्यान से देखें कि अभी मैंने बताया कि कंपनी में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 24 मेंबर हुआ करते थे और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। अब यहाँ पर देखें, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है
इसका काम कह दिया गया कि अब आपका काम है व्यापारिक मामलों की देखरेख करना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए गठित की गई है। इस तरीके से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामले हैं उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब चलते हैं 1786 के अधिनियम में। 1786 के अधिनियम में देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत काउंसिल के मेंबर की संख्या 3 कर दी गई और इसमें एक पद दे दिया गया कमांडर इन चीफ को। ठीक है, ब्रिटिश जो सेना जो थी भारत में उसका एक कमांडर इन चीफ होता था और वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी उसको एक पद दे दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 1786 का अधिनियम आया था उसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने काउंसिल के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू, यहाँ पर ध्यान से देखें इस चीज़ को, लागू करने का अधिकार दे दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई। ध्यान से समझें इस चीज़ को। ठीक है, और उसमें एक गवर्नर जनरल होता था, मतलब टोटल 5 लोग होते थे। इसमें निर्णय कैसे होता था, बहुमत से होता था। कैसे, मेजॉरिटी से। और अगर मान लीजिए 2-2 लोग बट गए तो इन 4 में से, इन काउंसिल में से, तो निर्णायक मत कौन देता था, वो देता था गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन जब 3 मेंबर आ गए, यहाँ पर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत काउंसिल के मेंबर की संख्या घटा के कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। और इसमें एक पद किसको दे दिया गया, गवर्नर, जो कमांडर इन चीफ होता था। और कमांडर इन चीफ को कहा गया, और जो गवर्नर जनरल था उसको कहा गया कि अब गवर्नर जनरल, यहाँ पर ध्यान से देखें इस चीज़ को, मैं बता रहा हूँ फिर से, गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णय को निरस्त भी कर सकता था या फिर उसे लागू भी कर सकता था। गवर्नर जनरल को ये विशेष पावर दे दी गई। कहने का मतलब अब वो अपने जो काउंसिल है उसके बहुमत के निर्णय को रद्द भी कर सकता था। ठीक है, ये किस में आया था, 1786 के अधिनियम में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है, और यहाँ पर देखें जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस ने को पहली बार ऐसा था कि उसे दोनों अधिकार मिले थे। कौन से अधिकार, कि वही गवर्नर जनरल भी है और वही कमांडर इन चीफ भी है। एक्चुअली जब कॉर्नवालिस को बनाने की बात आई कि कॉर्नवालिस से कहा गया कि आप गवर्नर जनरल बन के जाना चाहोगे, तो उसने कहा कि ठीक है मैं गवर्नर जनरल बनूंगा, लेकिन मुझे कमांडर इन चीफ का भी पद चाहिए। और इसीलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट को ये संशोधन करना पड़ा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझें। कॉर्नवालिस को ही भेजने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल और जो कमांडर इन चीफ है दोनों को एक मान लिया। ठीक है, दोनों ही शक्तियां कॉर्नवालिस को देनी पड़ी। अब आगे चलते हैं 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में। इसमें देखिए, इसमें कहा गया, बहुत कुछ बात इसमें नहीं है, इसमें एक बात कही गई कि कंपनी का जो अधिकार है वो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1813 का चार्टर एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखिए इस समय आप परिस्थितियां समझें। टाइम कब का है, 1813। इस समय यूरोप में क्या चल रहा है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति, स्पेशली कहाँ पर, ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस समय चरम पे है। वहाँ पर उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उत्पादन के लिए क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए, साथ ही हमें उत्पादन करने के लिए कच्चा माल भी चाहिए। जब वहाँ पर इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा था तो जो वहाँ के जो उद्योगपति हैं उन्होंने ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाया। दबाव क्या बनाया, क्योंकि वहाँ के जो उद्योगपति हैं उनको समझ में आ रहा था कि भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में काम कर सकता है, साथ ही वहाँ से हमारे लिए संसाधन भी हमें मिल सकते हैं। इस वजह से दबाव बनना शुरू हुआ और जो वहाँ की पार्लियामेंट है उनके दबाव में आकर के उन्हें 1813 के चार्टर एक्ट को लागू करना पड़ता है। और इसके तहत क्या होता है, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन याद रखें अभी पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार नहीं ख़त्म हुआ है। अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी अगर कोई कंपनी करेगी तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व्यापार करने के लिए और चाय के व्यापार पर एक अधिकार है। बाकी अन्य जो व्यापार करने के तरीके हैं, जिन भी वस्तुओं का व्यापार करना है, उसको कोई भी ब्रिटेन का वासी ब्रिटेन से
या फिर ब्रिटेन की अन्य कोई कंपनी भारत से व्यापार कर सकती है। अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं व्यापार करेगी बल्कि अन्य लोग भी भारत से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई अन्य व्यक्ति चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा और चाय का व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, याद रखें आप इस चीज़ को। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में आकर के बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि 1833 का टाइम है, ध्यान से देखें आप। 1833 तक मद्रास, बम्बई, लगभग पूरे भारत पे बंगाल, उधर बहुत सारे हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। और इसी समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? विलियम बेंटिक बनता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी तो यही होगा। ठीक है, जैसे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? विलियम बेंटिक ही होगा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? यही होगा, क्योंकि यही तो अभी तक गवर्नर जनरल था बंगाल का, और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरी बात कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार अभी बचे हुए थे, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति भारत से व्यापार कर सकता है, चीन से भी व्यापार कर सकता है और चाय का भी व्यापार कर सकता है। तो अब आपसे सवाल पूछा जाए कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है वो कब ख़त्म किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट बताएंगे आप। कंपनी का पूर्ण एकाधिकार कब ख़त्म किया गया? तो वो है 1833 का चार्टर एक्ट। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इस चार्टर एक्ट के तहत ही 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल, बम्बई और मद्रास, ठीक है, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया। और जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल थे उनकी कानून बनाने की शक्ति को छीन लिया गया और कहा गया कि अब कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के गवर्नर जनरल को है। और यहीं से क्या होती है? देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण शुरू होता है, अर्थात शक्ति जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है। और हाँ, 1813 के चार्टर का एक प्रावधान ये था कि हमारे देश में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी उपबंध प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब देखिए इस समय तक क्या हुआ था, अंग्रेजों ने आखिर क्यों अब इस समय से शिक्षा पे खर्च करना शुरू कर दिए? ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना शुरू कर दिए। क्यों, ये सब क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए, अंग्रेजों को क्या चाहिए? उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है। जैसे सपोज एग्जांपल, आप व्यापारी हैं, अगर श्रीलंका में आप कोई जीन्स, मान लीजिए आप जीन्स बेचते हैं, अगर श्रीलंका में जीन्स की खरीदारी नहीं है, लोग वहाँ नहीं पहनते हैं, तो आप क्यों बेचोगे वहाँ पर? या फिर वहाँ के जो व्यापारी हैं वो आपके सामान का आयात क्यों करेंगे? ठीक है, या फिर आप उनका निर्यात क्यों करोगे? तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने हमारी मानसिकता को, हमारी मनोवृत्ति को उन्होंने अपनी संस्कृति के अनुकूल बदलने का प्रयास किया। और इसी के तहत उन्होंने भारत में ईसाई मिशनरी भेजे ताकि वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करें। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी ताकि हम क्या हों, हम दिमाग से अंग्रेज बन जाएं, भले ही हम रक्त और कलर से क्या रहें, भारतीय रहें। ठीक है, उनकी मनोवृत्ति को समझिए, आखिर वो लोग क्यों आखिर आकर के इसी चरण में ये सारे जो सुधार हैं वो करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य शामिल किया गया, और वो कौन था? एक कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को चौथा सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। कहाँ पर? गवर्नर जनरल की परिषद में। मैंने बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो मेंबर थे उसको घटा करके 3 कर दिया गया था। तो चौथे सदस्य के रूप में, जो कि एक कानूनी सदस्य था, उसे शामिल किया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, और वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। अभी एक क्वेश्चन के रूप में है, वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में।
देखिए 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि जो विधायी शक्तियां हैं उनको कार्यपालिका की शक्ति से अलग कर दिया गया। अभी हमने क्या देखा था 1833 के चार्टर एक्ट में कि गवर्नर जनरल ही पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा, लेकिन अब कहा गया कि जो विधायी शक्तियां हैं उसके लिए एक केंद्रीय विधान परिषद होगी। ठीक है, तो यहाँ से विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिका शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। साथ में एक और प्रावधान है 1853 के चार्टर एक्ट का, वो क्या है कि सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। देखिए सिविल सेवक का यहाँ पर क्या मतलब है, जो कंपनी के कर्मचारी होते थे उन्हीं को सिविल सेवक कहा जाता था। पहले इनकी नियुक्ति कौन करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो 24 मेंबर होते थे वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही सिविल सेवकों की नियुक्ति करते थे। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब इसके लिए एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब इसके लिए एग्ज़ाम होगा और जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वही उस कंपनी के कर्मचारी के रूप में जाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमने अभी बताया था आपको कि 4 चार्टर एक्ट हैं। ठीक है, 1793 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि कंपनी अगले 20 साल तक शासन करे। 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी ने कहा कि अगले 20 साल तक शासन करेगी कंपनी। 1833 में भी वही बात कही, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि जब तक हम चाहेंगे, ठीक है, जब तक हम चाहेंगे कंपनी शासन करेगी। और यहीं पर हो जाती है 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है, 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में दे दी जाती है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है ये जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं रटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक आप समझें, चीज़ों को लिंक करें, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। क्लियर है। और एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसको मैच करवाना है। ठीक है, चलिए मैच करवाते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके तहत हुई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति किस एक्ट के तहत मिली? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत मिली। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति मैकाले को किया गया था और किस एक्ट के तहत किया गया था? चार्टर एक्ट 1833। तो चारों मिल गए, हमें पता है। अब यहाँ पर मिल गया तो हमें ऑप्शन मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सवाल है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा एक्ट था? वो था चार्टर एक्ट 1833। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं ज़रा सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए चार्टर एक्ट 1833 में क्या कहा गया था, इसमें एक धारा थी जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा थी, वो थी 87। इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय या क्राउन की देशज प्रजा अर्थात क्राउन की जो जनता है वो अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग या इनमें से किसी के भी आधार पर कंपनी के अधीन कोई स्थान, पद या सेवा के अयोग्य घोषित नहीं की जाएगी। कहने का मतलब अब जो भी क्राउन की प्रजा है, चाहे वो इंडियन हो या कोई भी हो, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी भारतीय या क्राउन की देशज प्रजा को धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ग या किसी के भी आधार पर कंपनी में किसी भी स्थान, पद या सेवा के अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब उनसे इन आधारों पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों हमने किया अभी पूरा 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन पारित अधिनियम। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग,